स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग। अंडे में जो जल होता है उबालने के बाद वो कहाँ चला जाता है? तो आंसर देखिए, when an egg is boiled, the proteins present inside the egg get denatured and coagulate. After boiling the egg, the water present in it absorbed by the coagulated protein through the hydrogen bonding. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वास्तव में जो एग होता है उसमें वाटर होता है, और जब हम किसी भी एग को बॉईल करते हैं तो उस एग में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो डिनेचर्ड हो जाता है, उसमें डिनेचरेशन हो जाता है। डिनेचरेशन होने के जस्ट बाद उसका कोगुलेशन भी हो जाता है। ठीक, अब बॉइलिंग करने के बाद इस एग में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो वाटर, ये जो कोगुलेटेड सब्सटेंस होता है, ये कोगुलेटेड सब्सटेंस उस वाटर को हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसको आपको मैं बहुत अच्छे से बता देता हूं। देखो डियर स्टूडेंट्स, कैसे? देखिए, रियल में जो एग है उसमें ग्लोबुलर प्रोटीन्स होता है जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है, और जब हम इसको हीट करते हैं तो इस ग्लोबुलर प्रोटीन में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक होने लगती है, एज वेल एज इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं टर्शरी एंड सेकेंडरी, वो सब प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, जब इसको हम हीट करते हैं तो ये फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिनेचरेशन। ठीक, अब ये जो फाइब्रस प्रोटीन है ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। अब जब ग्लोबुलर प्रोटीन से डिनेचरेशन प्रोसेस के थ्रू फाइब्रस प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो यानी कि यहाँ आप बहुत ध्यान से समझना कि जब हम किसी एग को बॉईल करते हैं तो बॉईल करने के बाद भी उसके अंदर वाटर प्रेजेंट रहता है, तो फिर ये वाटर जाता कहाँ पर है? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं उनमें कोइल्ड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उनका इस तरह से, देख रहे हैं आप, ये देखिए ऐसे 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 इस तरह से ये इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब जब हम उसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद ये जो कोइल्ड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ये फाइबर प्रोटीन, यानी कि इस तरह से, ये देखिए ये ऐसे ऐसे क्या हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब ये ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये शीट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि एक के ऊपर ये इस तरह से, देखो दूसरा भी आ जाएगा यहाँ पर, फिर ये तीसरा भी आ जाएगा यहाँ पर, फिर ये इस तरह से ये आ जाते हैं। ठीक, अब होता ये है कि इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, इस तरह से इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड की इनमें लिंकिंग हो जाती है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो ये सारे के सारे कोगुलेट हो जाते हैं, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, और इनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। इनमें वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? इनके अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम को ये पता चलता है कि जब हम एग को बॉईल करते हैं तो उसका वाटर एब्जॉर्प्शन के थ्रू, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के थ्रू क्या हो जाता है? उस एग से हट जाता है, उस एग से क्या हो जाता है? निकल जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई?
ठीक है, एक बार फिर से देखिए, मैं इसको बता देता हूँ। देखो, आप बहुत अच्छे से जानते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या ये कोइल्ड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल होता है। जब इसको हम हीट करते हैं तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फाइब्रस प्रोटीन जो होता है वाटर में इनसॉल्युबल होता है, यानी कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, यानी कि वाटर अभी भी इसमें है होता है। ठीक है, अब ये वाटर जाता कहाँ पर है, तो सुनिए, ये जो फाइब्रस प्रोटीन है इसका कोगुलेशन हो जाता है। कोगुलेशन में क्या होता है, जो फाइब्रस प्रोटीन है ये सब आपस में क्या होता है, एक साथ इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं, और ये बीच में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है और उनके बीच में ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये जो हमको स्ट्रक्चर मिलता है, बिल्कुल रबर लाइक इनसॉल्युबल मास हमें मिलता है। क्या, रबड़ की तरह क्या होता है, हमको इनसॉल्युबल मास मिलता है। ठीक, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई क्या, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग। ठीक है, ये क्लियर, यस। अब डियर स्टूडेंट्स, एक बात और है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप इसका आंसर अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहें, थोड़ा सा चेंज करके, वैसे तो ये बेस्ट है, इसका आंसर बिल्कुल बेस्ट है, आप एग्ज़ाम में यही अडॉप्ट करें, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक आंसर और बता देता हूँ। देखिए, क्या अगर मान लो, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वही है, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, व्हेन एग इज बॉइल्ड इन वाटर द वाटर प्रेजेंट इन एग इज यूज इन डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन एंड कोगुलेट probably through the hydrogen bonding. In this process, the globular protein in egg changes to rubber-like insoluble mass. ठीक है, तो ये आंसर भी आप लिख सकते हो, और जो मैंने बताया वो आंसर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, अब हमारे सामने क्वेश्चन है, व्हाई मस्ट विटामिन सी बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में विटामिन सी ये संचित नहीं होता क्यों। तो आंसर देखिए, विटामिन सी कैन नॉट स्टोर्ड इन अवर बॉडी बिकॉज इट इज soluble in water and it is readily excreted in urine and cannot be stored in our body। तो आंसर सुनिए, देखिए, विटामिन सी हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि विटामिन सी वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है, और इसीलिए ये यूरिन के थ्रू, यानी यूरिन के साथ ये रिलीज हो जाता है, एक्सक्रीटेड हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द पेप्टाइड लिंकेज, ये पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है। तो देखिए, यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 or more same or different alpha amino acids. The condensation occurs between amino acids with the elimination of water. In this case, the carboxyl group of one amino acids and amino group of another amino acid get condensed with the elimination water molecule। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर यह कहा गया है, कोई भी दो सिमिलर अल्फा एमिनो एसिड या फिर कोई भी दो डिफरेंट एमिनो एसिड का अगर हम कंडेंसेशन करते हैं और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, तो उसमें अमाइड बॉन्ड की लिंकिंग हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज। एक बार फिर से देखिए, मैं बता दूं आपको। देखिए, यहां पर ये एमिनो एसिड है, ठीक है, और ये भी एमिनो एसिड है, तो हमने इस एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इस एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप, यहां से हमने वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दिया, निकल गया, तो यहां देखिए CONH, ये बॉन्डिंग हो गई, इसी को हम लोग कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज। अब यहां पर मैंने आपसे कहा
कि हम कोई भी दो सिमिलर एमिनो एसिड या कोई भी दो डिफरेंट एमिनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब पेप्टाइड लिंकेज में क्या होता है, कोई भी दो सेम और कोई भी दो डिफरेंट एमिनो एसिड में कंडेंसेशन होगा और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ पर CONH बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज। ठीक, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये देखिए इस तरह से है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ एमिनो एसिड्स। हमको एमिनो एसिड की उभयधर्मी प्रकृति का वर्णन करना है। एक बार फिर से इंग्लिश में सुने, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो अम्ल के उभयधर्मी प्रकृति के व्यवहार को समझाओ। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको एक बात बता दूं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये एमिनो एसिड है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो एमिनो एसिड का जो नाइट्रोजन एटम है, यानी एमिनो ग्रुप का जो नाइट्रोजन एटम है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये अपने लोन पेयर को ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को दे देता है, जिससे इसका ये जो प्रोटॉन है उसको ये एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, यानी कि इसका H पॉजिटिव ये एक्सेप्ट कर लेता है और इस तरह से ये NH3 पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर लेता है और यहाँ पर COO नेगेटिव बन जाता है। अब ये जो एमिनो एसिड है इस पे प्लस भी है और यहाँ पर माइनस चार्ज भी है। आपको पता है जब किसी एक ही कंपाउंड पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों एक साथ होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल सॉल्ट, आंतरिक लवण, और इसे ही हम लोग बोलते हैं ज्यूटर आयन। ठीक, क्या बोलेंगे इसको, ज्यूटर आयन। अब यहाँ पर जो COO नेगेटिव ग्रुप है ये वास्तव में बेसिक ग्रुप है। ठीक है, और ये जो NH3 पॉजिटिव पार्ट है ये एसिडिक पार्ट है। क्यों? क्योंकि COO नेगेटिव को अगर COOH में कन्वर्ट होना है तो ये H पॉजिटिव क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, यानी प्रोटॉन लेगा, और जो प्रोटॉन लेता है वो क्या होता है, बेसिक। और इस NH3 को NH2 में कन्वर्ट होना है तो ये प्रोटॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ये क्या होगा, एसिडिक। ठीक, अब हम इसको यहाँ से समझते हैं। अगर हम इस एमिनो एसिड के एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो हमने इस ज्यूटर आयन को ले लिया और हम इसकी रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ, OH नेगेटिव के साथ, तो क्या होगा, ये अपना प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव इसको दे देगा। अब बिकॉज इसने दिया, किसने, इस ज्यूटर आयन ने H पॉजिटिव इसको दिया, तो ये हो जाएगा इसका एसिडिक नेचर। या फिर ऐसे भी कह सकते हो आप कि जब कोई बेस देखो जब कोई बेस जिस सब्सटेंस से रिएक्शन करता है वो होगा एसिड, तो बनेगा क्या, सॉल्ट। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ गई क्या, कि जब हम इस ज्यूटर आयन को बेस से रिएक्ट कराते हैं तो ये बेस इस एमिनो यानी NH3 पॉजिटिव से प्रोटॉन को ले लेता है और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा नेचर शो कर रहा है, एसिडिक। अगर हम इसके बेसिक नेचर की बात करें तो देखो वापस से ज्यूटर आयन ले लिया हमने, अगर ये H पॉजिटिव हम दें इसको तो ये COO नेगेटिव ग्रुप क्या करेगा, इसको ले लेगा, यानी इसने H पॉजिटिव क्या किया, एक्सेप्ट किया। ठीक है, प्रोटॉन लिया, जो प्रोटॉन लेते हैं वो बेसिक नेचर शो करते हैं और जो प्रोटॉन देते हैं वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि H पॉजिटिव यानी ये एसिड है और जब ये एसिड इस सब्सटेंस से रिएक्शन कर रहा है और ये सॉल्ट बना रहा है, इसका मतलब ये कौन होगा, बेसिक नेचर का होगा, बस। तो ये देखो सॉल्ट बन गया। तो क्लियर हो गया आपको, यहाँ से आपको दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी कि एसिडिक कैरेक्टर, देखो इसको ऐसे समझो आप, ये जो एमिनो एसिड है ज्यूटर आयन बनाता है, ज्यूटर आयन में क्या होता है कि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस होते हैं, इसीलिए ये इंटरनल सॉल्ट है। और जो इंटरनल सॉल्ट होता है इसमें COO नेगेटिव बेसिक ग्रुप है और NH3 पॉजिटिव ये एसिडिक ग्रुप है। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर का मतलब होता है, एसिडिक ग्रुप का मतलब होता है कि ये किसी बेस से रिएक्शन करेगा और अपना प्रोटॉन दे देगा, तो एसिडिक कैरेक्टर। ये बेसिक
कैरेक्टर कैसे शो करेगा कि ये ज्यूटर आयन जब किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये उससे प्रोटॉन ले लेगा, बस। तो ये बेसिक कैरेक्टर हो गया और ये एसिडिक कैरेक्टर हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है विच प्रोटीन इज हेल्पफुल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो याद रखिए फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन ये एक ऐसा प्रोटीन है जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और आगे भी देखिए, विटामिन के कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए यूज़ होता है। तो इसीलिए ये भी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और ये भी कोगुलेशन ऑफ ब्लड है ना। तो मैंने इनको दोनों को एक साथ रख दिया। तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक।